नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आई। हमास से जंग लड़ रहे इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसने दक्षिणी लेबनान में सुबह सुबह मिसाइलें बरसाई और हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल ने यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद की। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर उन्हें बर्बाद किया। इस खबर पर जावेद मंसूरी हमारे साथ लेबनान में इजराइल की सीमा से जुड़ रहे हैं और नीरज कुमार इजराइल के अशदोद से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है? किशोर, देखिए, गाजा सिटी के बाहरी हिस्से में इजराइल की सेना पहुंच गई है। ग्राउंड इन्वेजन लगातार जारी है और दूसरी तरफ कई एंटी मिसाइल लोकेशन हमास के ठिकानों को खत्म किया है इजराइल की सेना ने बीती रात। और आज हम दक्षिणी इलाके में मौजूद थे, वहां देखा हमने कि खान यूनिस में भी, जो कि दक्षिणी शहर है गाजा का, वहां भी गोले और बम बरसाए जा रहे इजराइल की सेना की तरफ से। और जावेद, उधर लेबनान से क्या खबर आ रही है? देखिए किशोर, दक्षिणी लेबनान के इलाकों में रह रहकर आज सुबह कई बार अटैक हुआ और हम आपको बता दें कि सुबह हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को लाइव दिखाई दी। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो अलमशाब हो, आयतरून हो, दायरा हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां इजराइल लगातार निशाना बना रहा है और ये 7 अक्टूबर के बाद से लगातार चल रहा है। ताज़ा हमला आज सुबह हुआ था। आज जो हम कह सकते हैं किशोर, सबसे बड़ा अटैक था, क्योंकि हम कई दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं। ऐसा धुआं उठता हुआ हमने कभी नहीं देखा था, तो बड़ा अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। जी, और उधर उत्तरी इजराइल से लेबनान पर वैसे ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी जैसे गाजा में दागी थी, जिससे लगने लगा कि इजराइल में जंग का एक और मोर्चा खुल गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हाहाकार मचा दी, जिसकी तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की, जिसमें इजराइल की मिसाइलें कहर बनकर टूटती दिखी और एक के बाद एक इमारत से टकराने लगी, जिसके बाद कई धमाके हुए, धुएं का गुबार उठा और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। इजराइल की सेना इससे पहले भी दक्षिणी लेबनान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर चुकी है और एक बार फिर उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा, जिसके वीडियो में इजराइल की सेना चुने हुए टारगेट पर गोले बरसाती दिखी और एक के बाद एक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने स्वाहा हो गए। जिसके बाद इजराइल की सेना ने लेबनान पर बमबारी की वजह बताई और दावा किया कि इजराइल ने वहां हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उत्तरी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिसका बदला इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसी बमबारी करके लिया और सुबह सुबह दक्षिणी लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। जिस समय इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की, न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी और इजराइल का हिजबुल्लाह पर किया गया हमला न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। सुबह अटैक किया इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। इजराइल की मिसाइलें भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी लेबनान में घुसी, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल की सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के याकिनतोन इलाके पर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिन्हें फेल करने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर बम बरसा दिए और हिजबुल्लाह के जिस लड़ाके ने मिसाइल दागने की कोशिश की उसे मारने का दावा किया। क्योंकि इजराइल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है, वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था और इसीलिए इजराइल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में गिरी, जहां इजराइल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इजराइल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए। बॉर्डर इजराइल का पीछे की तरफ है, क्योंकि अगर ये पेड़ ऊंचे रहेंगे तो यहाँ छुपकर हिजबुल्लाह के लड़ाके अटैक कर सकते हैं। ये इस संभावना को खत्म किया गया कि यहाँ से कोई हमला ना हो। इजराइल की सेना ने सोची समझी रणनीति के तहत अल्मा अल-शाब इलाके के जंगलों को निशाना बनाया, क्योंकि ये जंगल हिजबुल्लाह के लड़ाकों का रक्षा कवच बन रहे थे, जिनमें छिपकर इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। क्योंकि अल्मा अल-शाब उत्तरी इजराइल से लगा हुआ इलाका है और उसके और इजराइल के बीच घने जंगल और पहाड़ हैं, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर में मदद मिलती है। क्योंकि जंग लड़ने के इस तरीके में दुश्मन पर हमला करने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके छिप जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को युद्ध के इस तरीके में माहिर माना जाता है और इसीलिए दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल-शाब उनका अहम ठिकाना बन गया। लेकिन इजराइल की मिसाइलों ने इस इलाके के जंगलों को बर्बाद कर दिया। वैसे इजराइल ने अपनी मिसाइलों से वहां के किसी घर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजराइल के हमले के डर से पूरा इलाका खाली हो गया।
दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल शाब वही इलाका है जहां इजराइल की मिसाइलों से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके अलावा 6 पत्रकार घायल भी हो गए। पश्चिम एशिया के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद पत्रकारों को हिजबुल्ला के लड़ाके समझने की गलती कर दी थी और ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इन पत्रकारों पर 30 सेकंड में 2 बार मिसाइल अटैक कर दिया था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब इजराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। ऐसा लगा कि दक्षिणी लेबनान में भी भयंकर जंग छिड़ने वाली है और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो सकती है, क्योंकि एक ओर दक्षिणी लेबनान पर इजराइल मिसाइलें दाग रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल में सेना के ठिकानों को टारगेट किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में सेना के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें उत्तरी इजराइल में सेना के बिरकत रिशा, राम्या और अल मनारा जैसे ठिकाने शामिल हैं, जहां हिजबुल्ला ने इजराइल के हथियारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसके जवाब में दक्षिणी लेबनान दहल उठा। दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इजराइल के सबसे करीब है और वहां कई आलीशान इमारतें मिसाइलों की चपेट में आकर खंडर में बदल गई। ये जो वॉल है, एक बार निज़ाम अंसारी आपको दिखाएंगे, दरअसल इजराइल की सीमा है इस वॉल के पीछे और इजराइल की रॉकेट और उसके मिसाइल की जद में पूरा इलाका आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, दक्षिणी लेबनान के यारीन इलाके को इजराइल की सरहद से एक दीवार अलग करती है, जिसके दूसरी तरफ से इजराइल ने इमारतों और एक मस्जिद को निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के यारीन और अल्मा अल शाब इलाकों से ही उस पर हमले हुए। यानी यही नहीं, उसने दावा किया कि 17 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल में यहीं से अटैक हुआ था, जिसमें इजराइल के 3 सैनिक घायल हो गए थे। क्योंकि दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इजराइल से केवल 19 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हिजबुल्ला के लड़ाकों का भी यहां अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए इजराइल की सेना ने यारीन गांव को भी निशाना बनाया, क्योंकि एक दिन पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के ड्रोन को मार गिराया, क्योंकि वो ड्रोन दक्षिणी लेबनान पर मंडरा रहा था, जिसे हिजबुल्ला की मिसाइल ने मार गिराया और वो उत्तरी इजराइल में जा गिरा। जिसके बाद खबर आई कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर एक संदेश देगा। 7 अक्टूबर से शुरू हुई हमास और हिजबुल्ला की जंग के बाद यह पहला मौका होगा जब हिजबुल्ला चीफ कोई सार्वजनिक बयान देगा। लेकिन इससे पहले यह खबर जरूर आई थी कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह की पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और लेबनान के मीडिया ने दावा किया था कि इस मुलाकात में तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी की थी, जिसके कुछ ही दिन बाद खबर आई कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर एक संदेश देगा, क्योंकि 3 नवंबर को शुक्रवार है और पिछले कई हफ्तों से हमास शुक्रवार के दिन मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कह रहा, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल में हलचल मच गई थी। रईस कसर लेबनान में हिजबुल्ला और हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की मुलाकात ने पूरी कर दी, क्योंकि इससे इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से उसका 36 का आंकड़ा है, यानी इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है और इन सभी देशों में हिजबुल्ला किसी न किसी तरह सक्रिय है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हिजबुल्ला के सिर पर ईरान का हाथ है और हमास से उसकी जंग के बाद ईरान इजराइल की जड़ें खोद रहा है। यहाँ तक कि उसने हमास और इजराइल के बीच चल रहे बंधकों के मामले में भी अपनी नाक घुसा दी। यही नहीं, अमेरिका से दुश्मनी साधने के चक्कर में रूस भी इस मामले में कूदता नजर आया और अब तो ईरान का तुरुप का इक्का मैदान में उतरने वाला है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर अपना संदेश देगा, जिससे इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। वैसे भी 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इजराइल में जंग का मोर्चा खुलता दिख रहा है। ईरान कई बार इसकी धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उत्तरी बॉर्डर पर टैंक, मिसाइलें और सेना की टुकड़ी तैनात कर दी और इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा लिया गया था, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मितुला, बेतशियान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा था। मितुला शहर को तो छावनी में बदल दिया गया था और वहां लोगों के रहने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उत्तरी इजराइल का मितुला शहर लेबनान के सबसे करीब है और वहां हमास और इजराइल की जंग के कुछ ही दिन बाद सायरन बजने लगे थे। यही नहीं, इजराइल ने लेबनान की ओर से आ रही मिसाइलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया, क्योंकि हिजबुल्ला ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना ने उसके 40 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं इजराइल के भी कुछ सैनिकों की मौत की खबर आई। हालांकि ताजा हमले में इजराइल की सेना को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई बड़े ठिकाने बर्बाद हो गए। इजराइल की सेना ने तो यही दावा किया। इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो वहां हमेशा जंग की स्थिति में रहता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश मुस्लिम देश हैं जो यहूदी देश इजराइल के खिलाफ हैं
यही नहीं, फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास और लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तो इजराइल पर हमले भी करते रहे। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सबसे खतरनाक हमला किया था, जिसके बाद इजराइल दक्षिण और उत्तर में अपने दुश्मनों से एक साथ लड़ने लगा। दक्षिण में उसकी लड़ाई सुन्नी संगठन हमास से है और उत्तर में वो ईरान के बनाए शिया संगठन हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, जो हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसे ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को बनाने वाला ईरान ही है, जो 1982 में लेबनान में हुए गृह युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था, जिसे ईरान ने बनाया था और लेबनान के शिया मुसलमानों को इसमें शामिल किया था। और आज की तारीख में यह संगठन इतना ताकतवर हो चुका है कि सीधा इजराइल से भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की भी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आ जाता है। इसके अलावा उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। और इसीलिए हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो हमास का साथ भी दे रहा है और उत्तरी इजराइल में उसकी नाक में भी दम कर रहा है। यही नहीं, वो इजराइल की सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में सक्रिय है, लेकिन उसका असली दबदबा तो लेबनान में माना जाता है। और यही इजराइल की परेशानी है, क्योंकि इजराइल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है। क्योंकि 1948 के बाद से इजराइल और लेबनान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें जमीन से ज्यादा समंदर पर कब्जे की लड़ाई, क्योंकि इजराइल और लेबनान भूमध्य सागर के करीब 860 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा करते हैं, जिसकी वजह है प्राकृतिक गैस का खजाना, जिस पर इजराइल और लेबनान दोनों की नजर है। यानी हिजबुल्लाह के बनने से पहले से इजराइल और लेबनान के बीच सीमा विवाद है और हिजबुल्लाह के बनने के बाद ये विवाद बढ़ गया और उसने झगड़े की आग में घी डालना शुरू कर दिया। और हमास और इजराइल की जंग ने तो उसे बड़ा मौका ही दे डाला। बड़ी खबर आई इजराइल के गाजा में फिर घुसकर हमला करने से जुड़ी हुई। इजराइल की सेना ने एक बार फिर गाजा के उत्तरी हिस्से में घुसकर बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और हमास के कई लड़ाकों और उसके ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इजराइल की सेना ने पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी गाजा में घुसकर हमला किया और अपना ऑपरेशन खत्म करने के बाद सभी सैनिक इजराइल लौट गए। खबर है कि इजराइल जमीनी हमला करने के बजाय इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी जारी रख सकता है। मतलब आने वाले दिनों में भी इजराइल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी, ताकि हमास के खतरनाक प्लान को फेल किया जा सके। क्योंकि इजराइल की सेना ने फिर गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमले से दहला दिया। गाजा पर जमीनी हमला करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और भी बड़े हमले किए। उन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा और पानी के रास्ते से भी बमबारी की। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी की कई इमारतों को निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया। दावा है कि हमास के कई कमांड सेंटर और सुरंगें बर्बाद हो गए, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। उसी वीडियो में इजरायली सेना के टैंकों का काफिला भी दिखाई दिया, जिसके साथ कई सैनिक पैदल चलते नजर आए। उन सैनिकों ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें खत्म कर दी, क्योंकि इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सुरंगों से पार पाना है जो हमास ने गाजा में बना रखी हैं। दावा किया जाता है कि उन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल को परेशान कर रखा है और इसीलिए इजराइल ने जमीनी हमले के बजाय गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करने का रास्ता चुना, ताकि उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े। क्योंकि हमास की सुरंगों की जानकारी वो पहेली बन चुकी है जिसे इजराइल और उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी सुलझा नहीं पाया। हालांकि इजराइल ने कई बार गाजा पर जमीनी हमले की धमकी दी। यानी शुरुआत में इजराइल की योजना अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे गाजा के उत्तरी हिस्से में घुसने की थी, लेकिन जैसे ही उसे हमास की सुरंगों वाली बात पता चली, उसने अपनी रणनीति बदल दी और अब वो छोटे छोटे हमले कर गाजा में धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी में। माना जा रहा है कि इस रणनीति से इजराइल को अपना मकसद पूरा करने में देरी तो होगी, लेकिन उसे हमास के लड़ाकों से हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही सलाह अमेरिका ने इजराइल को दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे बाइडेन सरकार का ही दिमाग है और बाइडेन की सलाह पर ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कुछ और दिनों तक इसी तरह हमला करने की राय दी और ये सब कुछ बंधकों की हिफाजत के लिए किया गया। क्योंकि इजराइल का दावा है कि 210 से ज्यादा बंधक हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। ऐसे में गाजा में जमीनी हमला करने से उन बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिसका मतलब है कि इजराइल आगे भी इसी तरह गाजा में हमला करता रहेगा। इजराइल पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर रहा है और अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद उसके सैनिक लौट आते हैं। यानी इस तरह के अभियान से इजराइल के सैनिकों की जान पर खतरा कम है, जबकि हमास के ठिकाने लगातार तबाह होते जा रहे हैं, जिससे इजराइल को गाजा में अपने पैर पसारने का पूरा मौका भी मिल रहा है। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करना उसके जमीनी हमले का ही हिस्सा है।
यानी गाजा पर पूरी ताकत से हमला करने से पहले इजराइल की सेना वहां अपने लिए एक बेस तैयार करने में जुटी है। वो उत्तरी गाजा में एक ऐसे इलाके का चयन कर रही है जहां से वो अपने सैन्य अभियान को चला सके, और इसी के लिए इजराइल के सैनिक लगातार हमास के कई रॉकेट लॉन्चर, कमांड सेंटर और सुरंगों पर निशाना साध रहे हैं, ताकि जब वो जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ें तो उनके सामने कोई खतरा न हो। משפחותיהם של 311 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 200 क्योंकि इजराइल को कई बार उसकी खुफिया एजेंसियों और उसके दोस्तों ने आगाह किया कि बिना तैयारी के गाजा में जमीनी हमला करना संभव नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह गाजा में फैला सुरंगों का वो जाल है जिनसे निपटना बेहद खतरनाक है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब तक इन सुरंगों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया करना इजराइल के लिए सिरदर्द बना रहेगा। और इस बीच इजराइल की सेना ने जिकिम इलाके में हमास के 20 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। इजराइल के मुताबिक ये लड़ाके सुरंग के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए और उसके सैनिकों पर हमले की तैयारी में थे। लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उससे पहले ही इजराइल की सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यानी जिकिम इलाके से इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाके एक बार फिर 7 अक्टूबर वाली घटना दोहराने की फिराक में थे। जिकिम इजराइल का शहर है जहां से गाजा की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर। जिकिम के अलावा हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के नजदीक इरेज क्रॉसिंग पर भी इस तरह की चाल चली। वहां भी सुरंगों के रास्ते इजराइल में घुसने की योजना थी, लेकिन इजराइल की सेना ने वहां भी हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। इसके साथ ही इस क्रॉसिंग के आसपास गड्ढों को भरने का काम भी शुरू कर दिया गया, ताकि हमास के लड़ाकों की सुरंगों वाली चाल नाकाम हो सके। और इस काम के लिए इजराइल की सेना ने टैंकों के अलावा खतरनाक D9 बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया। ये वही बुलडोजर है जो इन दिनों नेतन्याहू के सैनिकों के लिए बड़ा हथियार बन चुका है, क्योंकि गाजा में इन दिनों सर्जिकल स्ट्राइक में इजराइल की सेना अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ D9 बुलडोजर का भी इस्तेमाल कर रही है। ये एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिसे टेडी बेयर भी कहा जाता है। अमेरिकी कंपनी कैटरपिलर इस बुलडोजर को बनाती है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजराइल की सेना के जमीनी हमले के लिए ऐसे 100 बुलडोजर तैयार हैं, जिनका सबसे बड़ा काम रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सफाया करना है, ताकि पीछे चल रहे सैनिकों के लिए साफ रास्ता बन सके। इसके अलावा इजराइल की सीमा के नजदीक गाजा में खोदी गई सड़कों को साफ कर उन्हें चलने लायक बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, D9 बुलडोजर सैनिकों के छुपने के लिए तेजी से गड्ढों का भी निर्माण कर सकते हैं। साथ ही ये मशीन गन से लैस भी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिक उनके जरिए हमला कर सकें। और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6ठे सबसे बड़े शहर अशदोद पहुंच गए। भूमध्य सागर के किनारे बसा अशदोद शहर इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जहां पर हमास के हमले का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल के सैनिकों ने भूमध्य सागर के इस तट पर मोर्चा संभाल रखा है। अशदोद शहर की सुरक्षा में जुटे अपनी नौसेना के इन्हीं सैनिकों से मिलने नेतन्याहू वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां एक एक जवान से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने वहां एक अहम बैठक की, जिसमें नौसेना के अधिकारियों ने उन्हें हमले की तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद नेतन्याहू ने नौसेना की एक जहाज पर चढ़कर समंदर में अपनी सीमाओं की सुरक्षा का जायजा लिया। उनके साथ इजराइल के कई सैनिक भी अलग अलग नावों के जरिए उस जहाज के पीछे चलते दिखाई दिए। अशदोद इजराइल का 6ठा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और गाजा से इसकी दूरी महज 38 किलोमीटर है। उधर गाजा की घेरेबंदी कर हमले की तैयारी में जुटी इजराइल की सेना को ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली। ईरान ने दो टूक कहा कि इजराइल की सेना अगर गाजा में जमीनी हमले करती है तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी, और हमास के लड़ाके गाजा में इजराइल की सेना को दफन कर देंगे। ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इजराइल का खात्मा तय है, और हमास के लड़ाके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है, और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 7500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3000 से ज्यादा बच्चे शामिल बताए गए। और उन मौतों को लेकर भी ईरान इजराइल पर भड़का हुआ। ईरान ने इजराइल को धमकी दी कि अगर उसने गाजा पर हवाई हमले नहीं रोके तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस धमकी के बावजूद हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजराइल की सेना ने गाजा में अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने एक बार फिर गाजा में मौजूद अस्पतालों, मस्जिदों, यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाईं, जिनकी वजह से वहां भारी तबाही मच गई। गाजा के अस्पताल में हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। वहां हुए मिसाइल हमले के बाद हालात इतने बुरे हो गए कि उस अस्पताल की इमारत में धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई। इसके अलावा गाजा के कुछ स्कूलों और मस्जिदों पर भी इजराइल ने कहर बरपाया। वहां इजराइल की सेना के हमले से एक स्कूल बुरी तरह तबाह हो गया।
गाजा की ही एक मस्जिद पर तो इजराइल ने ऐसा हमला बोला कि उसका नामो निशान मिट गया। इजराइल की मिसाइलों की मार से वो मस्जिद मलबे के ढेर में बदल गई, जिसके बाद ये आरोप लगाया गया कि इजराइल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। लेकिन इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए ये दावा कर दिया कि ये सब हमास की सोची समझी साजिश है। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगों का नेटवर्क इन्हीं अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे है और उनमें छिपे हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल के मुताबिक हमास और उससे जुड़े कई और चरमपंथी संगठनों ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों को अपने हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया। मतलब हमास के लड़ाके उन अस्पतालों और स्कूलों से आतंक का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे और इजराइल का मानना है कि इन्हीं सुरंगों में छिपकर उस पर सबसे बड़े हमले की साजिश रची गई। यहाँ तक कि जब इजराइल ने पलटवार की कोशिश की तो हमास के कमांडर इन सुरंगों में दुबक गए, जिसकी वजह से इजराइल बदला लेने में नाकाम साबित हुआ। हालांकि इजराइल ने हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करने के लिए पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं, जिनकी चपेट में आकर कई बेगुनाह लोगों की जान भी चली गई। लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया कि इन हमलों में मारे गए ज्यादातर लोग हमास के लड़ाकों के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे थे। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए इजराइल की सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का सबूत पेश किया और यह आरोप लगाया कि हमास ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा। मतलब उसने जमीन के ऊपर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों की इमारतें बनाई, लेकिन उनके नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया उसमें बाकायदा इन सुरंगों में घुसने के रास्ते, वहां हथियार लाने के लिए बने अड्डे और यहाँ तक कि हमास के मीटिंग रूम तक दिखाए गए। इजराइल ने आरोप लगाया कि इसके लिए जानबूझकर हमास ने स्कूलों और अस्पतालों को चुना, क्योंकि हमास ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर इजराइल ने उसके अड्डों पर हमला बोला तो उसके लड़ाके इन्हीं अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में अपनी जान बचा लेंगे। इजराइल के मुताबिक हमास ने ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा था कि इजराइल अस्पतालों और स्कूलों जैसी जगहों पर कभी वार नहीं करेगा। लेकिन हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाए नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करने की पूरी आजादी दी थी, जिसके बाद इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर हमास के पाताल लोक को खोज लेने का दावा किया और यह ऐलान कर दिया कि जल्द ही हमास के लड़ाकों की कब्र उनकी बनाई सुरंगों में ही खुदेंगी। इजराइल की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में हमास के लड़ाके उन सुरंगों से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान वो अपने साथ कई घातक मिसाइलें और हथियार ले जाते भी नजर आए। इजराइल के मुताबिक उसके खिलाफ रची गई साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा हमास की सुरंगें थी, क्योंकि इजराइल का मानना है कि इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाकों ने हथियारों का भारी भरकम जखीरा इकट्ठा किया था, जिसका इस्तेमाल उसने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ किया और उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हालांकि अब इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसने हमास के इस पाताल लोक में घुसने का रास्ता खोज लिया है और जल्द ही उसके जवान हमास की सुरंगों के नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर देंगे। इस बीच 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए इजराइल के पलटवार से गाजा में लाशों का ढेर लग गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने बदले की आग में गाजा के 8000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी, क्योंकि हमास के मुताबिक इजराइल ने गाजा में बेतहाशा मिसाइलें बरसाईं। वहां उसने इतने धमाके किए कि गाजा की जमीन कई दिनों तक थर्राती रही। हमास के मुताबिक गाजा में इजराइल की सेना के हमलों से अब तक कुल 8306 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 3500 बच्चे हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 500 बुजुर्ग भी शामिल हैं। और आशंका जताई गई कि अभी करीब 1000 बच्चे लापता हैं। मतलब इजराइल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए बच्चों की तादाद बढ़ सकती है। हमास के मुताबिक इजराइल ने खान यूनिस शहर में एक ही दिन में करीब 95 लोगों को मार दिया। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए गाजा को शमशान में बदलने की कोशिश की। मतलब उसने आओ देखा ना ताओ, बस आसमान से बारूद बरसाया और पूरे गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया, जिसकी चपेट में आकर हजारों लोग बेमौत मारे गए और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। बड़ी खबर आई गाजा में आम नागरिकों पर हो रहे हमलों से जुड़ी हुई। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल पर गाजा में हमले रोकने का दबाव बनाया ताकि वहां आम लोगों की जान न जाए और उन तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इसके लिए फोन पर बात की। अमेरिका जंग की शुरुआत से ही इजराइल के साथ खड़ा है और हर तरीके की मदद इजराइल को भेज रहा है, लेकिन मुस्लिम देशों में लगातार इजराइल के विरोध को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को सतर्क किया। और द गार्डियन के मुताबिक इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और इजराइल को गाजा में हवाई हमले करते हुए सावधानी बरतने को कहा।
इसराइल को गाजा में फूंक फूंक कर कदम रखने की नसीहत दे डाली, क्योंकि इसराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बारूद की बारिश और ज्यादा तेज कर दी। यही वजह रही कि बाइडेन ने खुद इसराइल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और उन्हें संयम बरतने की सलाह दी। द गार्डियन के मुताबिक बाइडेन ने साफ कह दिया कि गाजा में आम लोगों की मौत ठीक नहीं है और इसराइल को सोच समझकर हमले करने होंगे, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इसराइल की सेना के हमलों में आम लोगों की मौत हो रही है। बच्चे, महिलाएं और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इसराइल के बमों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। और गाजा में आम लोगों की मौत इसराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऊपर से अमेरिका के लिए इसराइल के पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों को साथ रख पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाजा में आम लोगों की मौत की खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, जिसकी वजह से कई देशों में इसराइल का विरोध हो रहा है। खासकर मुस्लिम देशों में लोग इसराइल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जिससे इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति को भी फोन लगा दिया। मिस्र भी मुस्लिम देश और इसराइल का पड़ोसी है, उसकी सीमा गाजा से भी लगती है। ऐसे में इसराइल के लिए बेहद जरूरी है कि मिस्र उसके खिलाफ खड़ा न हो। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति को ये भरोसा दिया कि गाजा में हालात जल्द सुधर जाएंगे। लेकिन भले ही बाइडेन इसराइल के लिए मुस्लिम देशों के साथ तालमेल बैठाने में जुटे हों, मगर गाजा में इसराइल के हमले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मुस्लिम देश तो गाजा में हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ गया, जबकि फिलिस्तीन भी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका को कोस रहा है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने जंग शुरू होने के तुरंत बाद इसराइल को मदद का ऐलान किया था, और उसने अपने दोस्त इसराइल को अपना खतरनाक जंगी जहाज तक भेज दिया था ताकि उसके दुश्मन उसका बाल भी बांका न कर सके। इतना ही नहीं, हथियारों से लेकर हर तरीके की मदद का ऐलान भी अमेरिका ने किया था, और यही बात ईरान समेत कई मुस्लिम देशों को चुभ रही है, और वो गाजा में हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका पर भी दबाव बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका इसराइल को गाजा में हमले करने में नरमी बरतने की सलाह दे रहा है। लेकिन खबर है कि बाइडेन के समझाने के बाद भी नेतन्याहू गाजा में ऑपरेशन की जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इसराइल गाजा में अब की बार आर पार की लड़ाई चाहता है। हमास ने उसे बीते सालों में जो जख्म दिए हैं वो उनका हिसाब सूद समेत वसूलना चाहता है, और इसीलिए इसराइल की सेना गाजा में अपने कदम पीछे खींचने के बजाय हमास का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने जो हमला किया था, इसराइल की फौज उसका हिसाब बमों की बारिश के साथ बराबर करने में जुटी, ताकि इस बार गाजा की धरती से हमेशा हमेशा के लिए हमास का खात्मा किया जा सके। इसराइल साफ कह चुका है कि गाजा में हमास को कुचलने के बाद ही वहां उसके हमले बंद होंगे, और इसराइल का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि हमास ने उनके लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इसीलिए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक इसराइल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा पर जारी हमले बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमास ने उसके लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से इसराइल की सेना का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ, क्योंकि इसराइल अपने नागरिकों पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं करता, और इसीलिए इसराइल की फौज ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसराइल साफ कह चुका है कि अगर उसके नागरिकों को खरोच तक आई तो वो गाजा को तबाह कर देगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका ही इसराइल पर दबाव नहीं बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इसराइल को चेतावनी दे डाली, जबकि संयुक्त राष्ट्र तो इसराइल से लगातार हमले बंद करने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है, मगर इसराइल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है, जबकि बिजली पानी की कमी से वहां के लोगों की जिंदगी बदतर हो गई। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी आम लोगों की मौत पर नाराजगी जताई और इसराइल को युद्ध अपराध से बचने की चेतावनी दे डाली। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर वहां युद्ध अपराध हुआ तो इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भले ही दुनिया के कई देश इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन इसराइल को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। रफा बॉर्डर पर इसराइल की बमबारी की वजह से गाजा में जरूरतमंदों तक मदद ही नहीं पहुंच पा रही, और वहां लोगों पर भूखे मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं, जबकि इसराइल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। लेकिन अब इसराइल की बमबारी का असर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पड़ रहा है, और इसराइल के हमलों की वजह से मदद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। गाजा के लिए मदद भेजने का एकमात्र रास्ता रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ही है। गाजा में जो भी मदद पहुंची है वो रफा के रास्ते ही पहुंची। मिस्र भी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से ही गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचा रहा है। लेकिन जहां रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का इस्तेमाल गाजा में मदद भेजने के लिए किया जा रहा है, वहीं इसराइल को यह डर सता रहा है कि कहीं इसके रास्ते हमास के लड़ाके बाहर से हथियार न मंगवा लें, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कुछ दिनों पहले ही इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने ये दावा किया कि एक अनाज के बोरे में हथियार भरकर हमास के लड़ाकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इसीलिए इजराइल की सेना रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए पहुंचने वाली मदद पर नजर रख रही है, क्योंकि अगर एक बार गलती से भी और ज्यादा हथियार हमास के लड़ाकों के हाथ लग गए तो जंग और ज्यादा भड़क सकती है। इसीलिए इजराइल की सेना पूरी तरह सतर्क है और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी ले रही है। बड़ी खबर है वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के बड़े ऑपरेशन पर। इजराइल की सेना ने हमास के बड़े कमांडर नासिर अल-दीन अल-शार को पकड़ने का दावा किया। हमास का यह कमांडर इस चरमपंथी संगठन के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया का करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर बताया जाता है। इजराइल का दावा है कि इस्माइल हानिया विदेश में रहते हुए अपने इसी भरोसेमंद कमांडर के जरिए गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ साजिश रचता था और फिर उसे अंजाम भी देता था। लेकिन जंग के 24वें दिन इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के शहर नाब्लूस में नासिर अल-दीन अल-शार को पकड़कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई और माना जा रहा है कि हमास के इस कमांडर की गिरफ्तारी के बाद विदेश में छिपे इस्माइल हानिया को बड़ा झटका लगा। इस्माइल हानिया हमास का न सिर्फ सबसे बड़ा नेता है बल्कि इस चरमपंथी संगठन पर पूरी तरह उसका ही कंट्रोल है और उसकी मर्जी के बिना हमास में एक पत्ता तक नहीं हिलता। मतलब इस्माइल हानिया हमास का वो चेहरा है जिसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों की खाक छान रहे हैं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया को इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि आरोप है कि उसी के इशारे पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट और मिसाइलों से बारिश की गई थी और हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर यहूदियों के खून से वहां की जमीन को लाल कर दिया था। दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज रहीम इलाके में तो हमास ने एक साथ 250 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन जंग के 24वें दिन इजराइल की सेना ने हानिया के सबसे करीबी और भरोसेमंद कमांडर नासिर अल-दीन अल-शार को पकड़ने का दावा किया, जिसकी एक अरसे से इजराइल की सेना को तलाश थी, क्योंकि आरोप है कि इस्माइल हानिया के साथ नासिर अल-दीन अल-शार ने भी इजराइल में कत्लेआम मचाने की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी। जिसके बाद इजराइल में हमास के लड़ाकों ने मौत का तांडव किया था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमला इजराइल के इतिहास का वो काला दिन था जिसे चाहकर भी वहां के लोग भूल नहीं पाएंगे। हमास के लड़ाकों ने सैकड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतारकर इजराइल को इतने गहरे जख्म दिए हैं जो आने वाले कई साल तक नहीं भरने वाले। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए करीब 2 साल तक प्लानिंग की थी और उस दौरान बातचीत के लिए हमास के नेताओं ने मोबाइल का नहीं बल्कि लैंडलाइन का इस्तेमाल किया था, ताकि मोसाद के एजेंटों को इसकी भनक तक न लगे। आरोप है कि इस्माइल हानिया ने विदेश में बैठकर अपने भरोसेमंद कमांडर नासिर अल-दीन अल-शार के साथ मिलकर इस हमले की प्लानिंग की थी और 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास का कमांडर और हानिया का करीबी नासिर अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि इतने बड़े हमले के बाद इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है और वो हमास के एक एक कमांडर को ढूंढ निकालने और उसे मार गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसी वजह से इस्माइल हानिया का दाहिना हाथ माने जाने वाला नासिर अल-दीन अल-शार अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन वो गाजा पट्टी में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के शहर नाब्लूस में छिपा हुआ था। और इजराइल की मीडिया का दावा है कि 7 अक्टूबर के बाद से नासिर अल-दीन अल-शार लगातार ठिकाने बदल रहा था। दावा यह भी किया गया कि वो इजराइल से बचने के लिए फोन तक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पकड़े जाने के डर से वो एक ठिकाने पर एक दिन से ज्यादा नहीं रुक रहा था। इसी तरह करीब 20 दिन तक हानिया का करीबी नासिर अल-दीन अल-शार इजराइल की खुफिया एजेंसियों से बचता रहा। लेकिन जंग के 24वें दिन इजराइल की सेना ने उसे वेस्ट बैंक के नबलूस शहर से ढूंढ निकाला। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हमास का टॉप कमांडर नासिर लगातार विदेश में बैठे इस्माइल हानिया के संपर्क में था, जो इसे इजराइल की खुफिया एजेंसियों से बचने में मदद कर रहा था। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस्माइल हानिया अपने भरोसेमंद कमांडर नासिर अल-दीन अल-शार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में था। दावा यह भी है कि हानिया वेस्ट बैंक में छिपे अपने इस करीबी को लेबनान भगाने की फिराक में था। लेकिन हानिया की प्लानिंग पर तब पानी फिर गया जब इजराइल को नासिर अल-दीन अल-शार के वेस्ट बैंक के नाब्लूस शहर में छिपे होने का पता चल गया। नाब्लूस शहर इजराइल की राजधानी यरूशलेम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमास के इस खूंखार कमांडर के ठिकाने का पता चलते ही इजराइल ने बिना वक्त गंवाए वेस्ट बैंक के नाब्लूस शहर में ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। और माना जा रहा है कि कमांडर नासिर के पकड़े जाने के बाद हमास को करारा झटका लगा, लेकिन इजराइल की मीडिया का दावा है कि इसके पकड़े जाने से सबसे ज्यादा परेशान हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया है, जो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का सबसे बड़ा चेहरा है। आरोप है कि इस्माइल हानिया ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसके बाद से ही इजराइल और हमास जंग के मैदान में डटे, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमास जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है और दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे इस्माइल हानिया का ही दिमाग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में इस्माइल हानिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो 1980 में इजराइल के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरा था।
2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, जिसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया को प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन एक साल बाद यानी 2007 में हमास ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था और इसके ठीक 10 साल बाद हनिया को 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया था। दावा है कि वो पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा, जबकि कुछ रोज पहले इजरायल की मीडिया ने यह दावा किया था कि हनिया कतर नहीं बल्कि तुर्की में छिपा और वहीं से उसने इजरायल में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी थी और हानिया की लिखी स्क्रिप्ट पर हमास के लड़ाकों ने इजरायल के लोगों को मौत बांटी थी। उस दौरान यह खबर सामने आई थी कि हमास का मुखिया अपने परिवार के साथ कतर में है, लेकिन जंग छिड़ने के करीब 15 दिन बाद इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया था कि इस्माइल हनिया तुर्की में छिपा है। दावा यह भी किया गया था कि तुर्की ने हनिया को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था, जबकि तुर्की इस जंग में फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और वो गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने में जुटा है। हालांकि बाद में तुर्की ने इस्माइल हनिया के अपने यहाँ छिपे होने से ही इनकार कर दिया था। मतलब हमास का मुखिया हनिया कहाँ छिपा है इसकी जानकारी इजरायल के पास नहीं है, जिसकी तलाश में इजरायल की खुफिया एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। इस्माइल हनिया के अलावा इजरायल को हमास का लादेन माने जाने वाले यहिया सिनवार की भी तलाश है। वो कहाँ है, किस इलाके में छिपा है, कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इजरायल के पास मौजूद नहीं लगती। हालांकि इजरायल की खुफिया एजेंसी मुसाद यहिया सिनवार की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सिनवार का एक भी सुराग इजरायल की खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजरायल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजरायल के लिए चुनौती बन गया था। 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया। क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजरायल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई कहती है और इजरायल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हानिया और सिनवार के अलावा इजरायल को हमास के 4 बड़े नेताओं की तलाश है, जिनमें पहला नाम मोहम्मद दईफ का है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। इजरायल के मीडिया का दावा है कि दईफ की अगुवाई में ही अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर वहां शवों का ढेर लगा दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दईफ को इजरायल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हर बार बच निकला। लेकिन उन हमलों में दईफ की एक आंख, एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए थे और तो और वो ठीक से बोल तक नहीं पाता है। इसी तरह इजरायल के रडार पर हमास का कमांडर मरवान आइसा है, जो अल कासम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर इन चीफ भी है। माना जाता है कि उसने इजरायल पर हमले की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इजरायल को हमास के खालिद मशाल और महमूद अल जहर की भी तलाश है और खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। उस रैली को कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की यूथ विंग ने आयोजित किया था, जिस पर 2019 में ही बैन लगा दिया गया था। इसी संगठन के यूथ विंग ने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली को हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रोज अपने संबोधन में मशाल ने फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए एकजुट होने की अपील की थी। उसने आरोप लगाया था कि हमास से बदला लेने की आड़ में इजरायल गाजा को मिटा देने पर तुला है, लेकिन खालिद मशाल के रैली को संबोधित करने पर भारत ने सख्ती दिखाई। वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती। इससे पहले भारत सरकार ने हमास का समर्थन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी खालिद मशाल ने फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में हुई रैली को संबोधित किया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के खालिद मशाल को इजरायल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सितंबर 1997 में जॉर्डन में रह रहे खालिद मशाल को मारने के लिए इजरायल की सरकार ने उसे पहली बार मारने का आदेश दिया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी मुसाद के 2 एजेंट खालिद मशाल को मारने के लिए जॉर्डन में उसके ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही मशाल अपने ऑफिस से बाहर निकला, मुसाद के एजेंटों ने उसके कान में खतरनाक जहर डाल दिया था और इजरायल को उम्मीद थी कि उस जहर से खालिद मशाल की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और जब जॉर्डन को इस बात का पता चला कि मुसाद ने मशाल को मारने की कोशिश की है, तो उसने इजरायल से सभी रिश्ते खत्म करने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद अमेरिका को इसमें दखल देना पड़ा था। और दावा है कि अमेरिका के कहने पर नेतन्याहू को खालिद मशाल के लिए एंटीडोट यानी जहर के काट वाली दवा भेजनी पड़ी थी। दावा यह भी है कि उस दौरान नेतन्याहू को जॉर्डन के शासक से माफी तक मांगनी पड़ गई थी और उनके माफी मांगने के बाद ही जॉर्डन ने खालिद मशाल पर हमला करने आए मुसाद के 8 एजेंटों को रिहा किया था।
यही नहीं, इजरायल को हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन को भी रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और दावा किया गया कि इस दौरान इजरायल की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। इसी वजह से टाइम मैगजीन ने खालिद मशाल को द मैन हु हॉन्ट्स इजरायल करार दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिद मशाल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के संस्थापकों में एक है। बाद में वो हमास के सलाहकार परिषद और संगठन के फैसला लेने वाली यूनिट का सदस्य बन गया था। 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाद में खालिद मशाल पैदा हुआ था। 1967 में इजरायल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध के कारण मशाल के परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 1976 से 1990 के बीच खालिद मशाल कुवैत में रहा, जहां उसने फिलिस्तीन इस्लामी आंदोलन की अगुवाई की थी। इसके बाद 1996 से 2017 तक मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष रहा था। इजरायल के मीडिया का दावा है कि इस वक्त भी खालिद मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वो पश्चिमी देश कतर में रह रहा है। इस बीच हमास के खूंखार हमले की जानकारी देने में नाकाम रही इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों पर गरजने वाले नेतन्याहू के तेवर ठंडे पड़ गए। उन्होंने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से अपने रवैये के लिए माफी भी मांगी और ये कह दिया कि उनके साथ ही पूरे इजरायल को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने इजरायल पर हुए हमले को वहां की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नाकामी बताया था, जिसके बाद वो विपक्ष के नेताओं के साथ ही इजरायल की जनता के निशाने पर आ गए। और माना जा रहा है कि इसी विरोध की वजह से नेतन्याहू ने अपना बयान वापस ले लिया और सोशल मीडिया पर की गई अपनी उस पोस्ट को भी हटा दिया जिसमें उन्होंने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवाल उठाए थे। हालांकि उन्होंने इस पर अफसोस जताते हुए एक ट्वीट किया और अपने इस रवैये पर माफी मांगी, क्योंकि कुछ दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का ठीकरा वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के सिर पर फोड़ दिया था। नेतन्याहू ने इस बात पर अफसोस जताया था कि मोसाद के अधिकारी वक्त रहते हमास की प्लानिंग को भांप पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए, जिसका असर यह हुआ था कि हमास के हजारों रॉकेटों ने इजरायल के सीने को छलनी कर दिया था। इस हमले के बाद नेतन्याहू इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि उनकी सरकार लापरवाही बरतने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शने वाली। במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי. और बेनिमिन नेतन्याहू के इसी बयान के बाद पूरे इजरायल में भूचाल आ गया था, क्योंकि उनका बयान हमास से तेज हो रही जंग के बीच आया और इजरायल के लोगों ने उनके इस बयान को अपनी एजेंसियों का हौसला गिराने वाला माना, जिसके बाद नेतन्याहू के बयान के लिए उनकी आलोचना भी होने लगी। हालांकि नेतन्याहू नहीं बल्कि खुद मोसाद के अधिकारियों ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि हमास को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। इसके अलावा इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के अधिकारियों ने भी ये बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इस हमले के बाद गाजा की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत की चौकसी पर सवाल उठे, यहां तक कि इन दोनों ही एजेंसियों के अधिकारियों ने हमास की प्लानिंग के बारे में खबर न होने की बात तक कबूल कर ली थी। मतलब यह कि इजरायल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी भी इस हमले के लिए पूरी तरह सतर्क नहीं थी, क्योंकि अगर मोसाद और शिन बेत ने हमास के कमांडरों पर पैनी नजर रखी होती तो उन्हें इस प्लानिंग के बारे में जरूर पता होता। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये दावा भी किया कि इजरायल की सेना ने करीब साल भर से हमास के वायरलेस रेडियो को ट्रैक करना तक बंद कर दिया था, जिसके बाद ये आरोप लगाए जाने लगे कि इजरायल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला उसकी अपनी लापरवाही की वजह से ही हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल की सेना और सुरक्षा एजेंसियां हमास से इस कदर बेफिक्र हो चुकी थी कि उन्होंने हमास के रेडियो को ट्रैक करना ही बंद कर दिया था। आशंका जताई गई कि इसी वजह से इजरायल को हमास की इस भयानक प्लानिंग की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि अक्सर सेना हो या फिर आतंकी संगठन वो आपस में रेडियो सिग्नल के जरिए ही जानकारियां साझा करते हैं और इजरायल की खुफिया एजेंसी साल भर पहले तक हमास के इन्हीं रेडियो सिग्नलों पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन करीब साल भर से उसने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों को ये लगने लगा था कि हमास के रेडियो सिग्नल ट्रैक करना वक्त की बर्बादी है। इसी वजह से उन्होंने इस काम में लगी अपनी टीम को कहीं और तैनात करने का फैसला लिया, जिसका असर ये हुआ कि उसे हमास की इतनी बड़ी प्लानिंग की भनक तक नहीं लगी और हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर बारूद की बारिश कर दी थी। लेकिन ये इकलौता मोर्चा नहीं है जहां इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। इजरायल के मीडिया के मुताबिक मोसाद के अधिकारियों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान पर पैनी निगाह रखने में भी लापरवाही बरती, क्योंकि मोसाद के सूत्रों के मुताबिक अगर उसके अधिकारी ईरान के हर कदम पर नजर बनाए रखते तब भी हमास का यह हमला टाला जा सकता था। मोसाद की नाक के नीचे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान इजरायल पर हमले की पूरी प्लानिंग करता रहा और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। दावा तो ये भी है कि हमास के कमांडर ईरान की सेना के अधिकारियों से मिलने के लिए करीब 4 बार ईरान भी गए। इजरायल जंग की शुरुआत से ही ये आरोप लगाता रहा है कि इस हमले में ईरान ने ही हमास की मदद की और अब इजरायल की मीडिया ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि मोसाद ये गठजोड़ भांप पाने में पूरी तरह नाकाम रही, जिसकी कीमत इजरायल को 7 अक्टूबर को चुकानी पड़ी।
बड़ी खबर आई इजराइल की एक नई जंग पर। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। जब से इजराइल ने हमास के साथ जंग का ऐलान किया है, तब से वो अपने हर दुश्मन से आर या पार करने के मूड में। यही वजह है कि इजराइल सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है और वो हमले हर बीतते दिन के साथ बढ़ते भी जा रहे हैं और भयानक भी होते जा रहे हैं। इसी वजह से इजराइल की जंग का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है और गाजा और लेबनान के साथ इजराइल अपने तीसरे पड़ोसी सीरिया से भी जंग लड़ने के लिए आमादा नजर आ रहा है। सीरिया इजराइल का पुराना दुश्मन है, इसलिए इजराइल ने पिछले हफ्ते भी सीरिया पर इतना घातक वार किया था कि सीरिया के 8 सैनिक मारे गए थे। और एक हफ्ते के अंदर इजराइल दोबारा सीरिया पर टूट पड़ा, जिसका उसने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। इजराइल के अकेले लड़ाकू विमान ने सीरिया में रॉकेट लॉन्चरों पर भर भर कर बारूद बरसाया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इजराइल ने रात के 1:30 बजे सीरिया के दरा शहर में उसकी सेना की पोस्टों पर हमले किए। जानकारी दी गई कि इजराइल ने यह हमला गोलान हाइट्स से किया और गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच बड़े फसाद की जड़ है। गोलान हाइट्स जमीन का वो टुकड़ा है जो पहले सीरिया के पास था, मगर 1967 की जंग में इजराइल ने उसे हथिया लिया था। और आज गोलान हाइट्स पर इजराइल की सेना तैनात है, मगर अपने इस हमले के लिए इजराइल ने सीरिया को ही कसूरवार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि शुरुआत सीरिया की तरफ से हुई, क्योंकि एक दिन पहले उसने इजराइल पर हवाई हमले किए, जिनका बदला लेने के लिए इजराइल ने सीरिया की सेना के अड्डों पर आसमान से अटैक कर दिया। इजराइल और सीरिया पड़ोसी देश हैं, लेकिन दोनों की कभी एक दूसरे से नहीं बनी। दोनों दुश्मन हैं, बल्कि 1948 में इजराइल के बनने के बाद ही सीरिया और इजराइल की जंग हो गई थी। उस जंग में सीरिया हार गया था। उसके बाद 1967 में दोनों देश फिर लड़े और इजराइल फिर जीत गया और उसने सीरिया से उसका गोलान हाइट्स का इलाका छीन लिया। तब से इजराइल और सीरिया की दुश्मनी की जड़ें धर्म से लेकर जमीन तक फैल गई। लेकिन सीरिया में इजराइल को अकेले सीरिया की सेना से ही लड़ना होता तब भी बात और होती, मगर वहां इजराइल का मुकाबला उसके 3 और दुश्मनों से भी है, क्योंकि सीरिया में हिजबुल्लाह भी सक्रिय है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी वहां हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सीरिया में इजराइल का जानी दुश्मन ईरान खुद बैठा हुआ है। यानी इजराइल के सभी दुश्मन सीरिया में एक्टिव हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है, क्योंकि सीरिया और ईरान दोस्त हैं और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा। इसलिए सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। सीरिया की मदद करने के बहाने ईरान इजराइल के एकदम बगल में अपनी पैठ बना चुका है, जबकि वैसे ईरान और इजराइल एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। दोनों के बीच लंबा चौड़ा फासला है। इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हमले करता रहता है। वो कहता है कि ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया में बैठकर उसके खिलाफ साजिश बनाते हैं। और तो और ईरान अपने विमानों के जरिए हथियारों का जखीरा सीरिया पहुंचाता है। इजराइल दावा करता है कि ईरान के हथियारों से भरे ज्यादातर विमान सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहां से हिजबुल्लाह और ईरान के लड़ाकों के पास पहुंचाए जाते हैं। इसलिए इजराइल दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हवाई हमले करता है। उधर हमास के रूस पहुंचने पर इजराइल और अमेरिका भड़क गए और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास की मेजबानी करने पर जवाब मांगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस किसी भी एक पाले का साथ नहीं दे रहा था। उसने पहले इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया और फिर जब इजराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद कर दिया तो उसने इजराइल पर भी निशाना साधा। लेकिन हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली और साथ ही अमेरिका और इजराइल को भी बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और एक बयान जारी किया कि हमास की मेजबानी करना ये संकेत देता है कि रूस इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को सही ठहरा रहा है। हालांकि रूस का कहना है कि हमास की मेजबानी करना युद्ध में सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश है। लेकिन हमास की मेजबानी कर रूस ने बिना कुछ कहे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में एंट्री ले ली और हमास का समर्थन करने के संकेत भी दे दिए थे, जबकि इससे पहले रूस ने इजराइल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। हालांकि पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जंग खत्म करवाने का रास्ता निकालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल ने तो हमास के खात्मे की ठान रखी। इसी वजह से उसने दोनों बार पुतिन की पेशकश को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि हमास के अंत तक जंग जारी रहेगी। और माना जा रहा है कि रूस ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमास को ही अपने दरवाजे पर बुला लिया, ताकि इजराइल के दोस्त अमेरिका के सामने वो जंग में खड़ा हो सके, चाहे फिर वो एक मध्यस्थ के तौर पर ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने ईरान और हमास की मेजबानी कर खुद को उनके खेमे के नेता की तरह दिखाने की कोशिश की। और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच हमास ने रूस का दौरा कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि हमास का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान के मंत्री के साथ रूस पहुंच गया था, ताकि वो इजराइल के खिलाफ जारी जंग में रूस का समर्थन मांग सके। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे थे। ईरान जंग की शुरुआत से ही हमास का खुलकर समर्थन करता आया है और हमास ईरान के साथ मिलकर रूस को भी अपने पाले में लाना चाहता है, ताकि वो इजराइल पर बातचीत के लिए दबाव डाल सके। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक होने का दावा है और हमास ने उन्हीं बंधकों के बदले इजराइल की जेल में बंद
6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की थी। लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और वो बिना शर्त अपने नागरिकों की रिहाई चाहते हैं। लेकिन इस बीच बंधकों को ईरान के सुपुर्द करने पर सहमति की खबरें भी सामने आई, क्योंकि रूस के साथ हुई ईरान और हमास की बैठक के बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था और कहा था कि हमास इजराइल से बंधक बनाए गए सभी लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो इन बंधकों को इजराइल को नहीं बल्कि ईरान को सौंपेगा। कुछ रोज पहले हमास का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान के उप विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा था, जहां रूस के साथ हुई बैठक के बाद ईरान ने ये बड़ा ऐलान किया था। लेकिन इसके लिए हमास ने इजराइल से उसकी जेल में कैद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग कर दी थी, क्योंकि हमास इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो इन बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा सकता है। उधर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी की एक टैटू आर्टिस्ट की मौत की पुष्टि कर दी। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के दौरान हमास ने वहां चल रहे सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल को भी निशाना बनाया था और जर्मनी की वो टैटू आर्टिस्ट शनि लोक उसी म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची थी, जहां से हमास के लड़ाके उसे इजरायली सैनिक समझकर उठाकर ले गए थे। जिसके बाद उसकी मां ने एक वीडियो जारी कर गाजा में अपनी बेटी के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने का दावा किया था और इसी आधार पर उन्होंने जर्मनी की सरकार से अपनी बेटी की वापसी की गुहार लगाई थी। लेकिन अब जंग के इतने दिन गुजर जाने के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने उस टैटू आर्टिस्ट की मौत की पुष्टि कर दी और उसका शव बरामद करने का दावा किया। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। उधर उत्तरी इजराइल से लेबनान पर वैसे ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी जैसे गाजा में दागी थी, जिससे लगने लगा कि इजराइल में जंग का एक और मोर्चा खुल गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हाहाकार मचा दी, जिसकी तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की, जिसमें इजराइल की मिसाइलें कहर बनकर टूटती दिखी और एक के बाद एक इमारत से टकराने लगी, जिसके बाद कई धमाके हुए, धुएं का गुबार उठा और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। इजराइल की सेना इससे पहले भी दक्षिणी लेबनान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर चुकी है और एक बार फिर उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा, जिसके वीडियो में इजराइल की सेना चुने हुए टारगेट पर गोले बरसाती दिखी और एक के बाद एक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने स्वाहा हो गए। जिसके बाद इजराइल की सेना ने लेबनान पर बमबारी की वजह बताई और दावा किया कि इजराइल ने वहां हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उत्तरी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिसका बदला इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसी बमबारी करके लिया और सुबह सुबह दक्षिणी लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। जिस समय इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की, न्यूज़ 18 की टीम वहां मौजूद थी और इजराइल का हिजबुल्लाह पर किया गया हमला न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया। सुबह अटैक किया इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। इजराइल की मिसाइलें भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी लेबनान में घुसी, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल की सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के याकिनतोन इलाके पर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिन्हें फेल करने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर बम बरसा दिए और हिजबुल्लाह के जिस लड़ाके ने मिसाइल दागने की कोशिश की उसे मारने का दावा किया। क्योंकि इजराइल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है, वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था।
और इसीलिए इसराइल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल शाब इलाके में गिरी, जहां इसराइल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज़ 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इसराइल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए। बॉर्डर इसराइल का पीछे की तरफ है, क्योंकि अगर ये पेड़ ऊंचे रहेंगे तो यहाँ छुपकर हिजबुल्लाह के लड़ाके अटैक कर सकते हैं। ये इस संभावना को खत्म किया गया कि यहाँ से कोई हमला ना हो। इसराइल की सेना ने सोची समझी रणनीति के तहत अल्मा अल शाब इलाके के जंगलों को निशाना बनाया, क्योंकि ये जंगल हिजबुल्लाह के लड़ाकों का रक्षा कवच बन रहे थे, जिनमें छिपकर इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। क्योंकि अल्मा अल शाब उत्तरी इसराइल से लगा हुआ इलाका है और उसके और इसराइल के बीच घने जंगल और पहाड़ हैं, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर में मदद मिलती है। क्योंकि जंग लड़ने के इस तरीके में दुश्मन पर हमला करने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके छिप जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को युद्ध के इस तरीके में माहिर माना जाता है और इसीलिए दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल शाब उनका अहम ठिकाना बन गया। लेकिन इसराइल की मिसाइलों ने इस इलाके के जंगलों को बर्बाद कर दिया। वैसे इसराइल ने अपनी मिसाइलों से वहां के किसी घर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इसराइल के हमले के डर से पूरा इलाका खाली हो गया। दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल शाब वही इलाका है जहां इसराइल की मिसाइलों से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके अलावा 6 पत्रकार घायल भी हो गए। पश्चिम एशिया के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद पत्रकारों को हिजबुल्लाह के लड़ाके समझने की गलती कर दी थी और ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इन पत्रकारों पर 30 सेकंड में 2 बार मिसाइल अटैक कर दिया था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इसराइल को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब इसराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। ऐसा लगा कि दक्षिणी लेबनान में भी भयंकर जंग छिड़ने वाली है और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो सकती है, क्योंकि एक ओर दक्षिणी लेबनान पर इसराइल मिसाइलें दाग रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इसराइल में सेना के ठिकानों को टारगेट किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में सेना के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें उत्तरी इसराइल में सेना के बिरकत रिशा, रामिया और अल मनारा जैसे ठिकाने शामिल हैं, जहां हिजबुल्लाह ने इसराइल के हथियारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसके जवाब में दक्षिणी लेबनान दहल उठा। दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इसराइल के सबसे करीब है और वहां कई आलीशान इमारतें मिसाइलों की चपेट में आकर खंडर में बदल गई। ये जो वॉल है, एक बार निजाम अंसारी आपको दिखाएंगे, दरअसल इसराइल की सीमा है इस वॉल के पीछे और इसराइल की रॉकेट और उसके मिसाइल की जद में पूरा इलाका आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, दक्षिणी लेबनान के यारीन इलाके को इसराइल की सरहद से एक दीवार अलग करती है, जिसके दूसरी तरफ से इसराइल ने इमारतों और एक मस्जिद को निशाना बनाया, क्योंकि इसराइल की सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के यारीन और अल्मा अल शाब इलाकों से ही उस पर हमले हुए। यानी यही नहीं, उसने दावा किया कि 17 अक्टूबर को उत्तरी इसराइल में यहीं से अटैक हुआ था, जिसमें इसराइल के 3 सैनिक घायल हो गए थे। क्योंकि दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इसराइल से केवल 19 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों का भी यहां अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए इसराइल की सेना ने यारीन गांव को भी निशाना बनाया। क्योंकि एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इसराइल लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के ड्रोन को मार गिराया, क्योंकि वो ड्रोन दक्षिणी लेबनान पर मंडरा रहा था, जिसे हिजबुल्लाह की मिसाइल ने मार गिराया और वो उत्तरी इसराइल में जा गिरा। जिसके बाद खबर आई कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर एक संदेश देगा। 7 अक्टूबर से शुरू हुई हमास और हिजबुल्लाह की जंग के बाद यह पहला मौका होगा जब हिजबुल्लाह चीफ कोई सार्वजनिक बयान देगा। लेकिन इससे पहले यह खबर जरूर आई थी कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह की पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और लेबनान के मीडिया ने दावा किया था कि इस मुलाकात में तीनों संगठनों ने इसराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी की थी। जिसके कुछ ही दिन बाद खबर आई कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर एक संदेश देगा, क्योंकि 3 नवंबर को शुक्रवार है और पिछले कई हफ्तों से हमास शुक्रवार के दिन मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कह रहा है। जिसके बाद अमेरिका और इसराइल में हलचल मच गई। रईस कसर लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की मुलाकात ने पूरी कर दी, क्योंकि इससे इसराइल पर चौतरफा हमले का खतरा बढ़ गया था। क्योंकि इसराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से उसका 36 का आंकड़ा है, यानी इसराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है और इन सभी देशों में हिजबुल्लाह किसी न किसी तरह सक्रिय है, क्योंकि इसराइल को पता है कि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और हमास से उसकी जंग के बाद ईरान इसराइल की जड़ें खोद रहा है। यहाँ तक कि उसने हमास और इसराइल के बीच चल रहे बंधकों के मामले में भी अपनी नाक घुसा दी। यही नहीं, अमेरिका से दुश्मनी साधने के चक्कर में रूस भी इस मामले में कूदता नजर आया और अब तो ईरान का तुरुप का इक्का मैदान में उतरने वाला है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 3 नवंबर को टेलीविजन पर अपना संदेश देगा, जिससे इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। वैसे भी 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इसराइल में जंग का मोर्चा खुलता दिख रहा है। ईरान कई बार इसकी धमकी भी दे चुका है।
जिसके बाद इजराइल की सेना ने उत्तरी बॉर्डर पर टैंक, मिसाइलें और सेना की टुकड़ी तैनात कर दी। और इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा लिया गया था, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशियान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा था। मेतुला शहर को तो छावनी में बदल दिया गया था और वहां लोगों के रहने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उत्तरी इजराइल का मेतुला शहर लेबनान के सबसे करीब है और वहां हमास और इजराइल। ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली के शराब घोटाले पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे शराब नीति के मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है। उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब घोटाले के केस में ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, ये 2 नवंबर को बुलाया है ईडी ने, इससे पहले सीबीआई की पूछताछ भी तो हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए किशोर, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और ये समन भेज करके 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है। हालांकि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसी के आधार पर, दर्ज बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है और 2 नवंबर को अब देखना लाजमी है क्या वो अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं। तो ये संजय सिंह के बयान के आधार बनाया गया है। निश्चित तौर पे देखिए किशोर, यहाँ पर संजय सिंह का स्टेटमेंट की बात करें या पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी गवाह बन चुके हैं और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कई आरोपियों का बयान दर्ज किया गया है और इसके साथ साथ जिस तरह से इस मामले में कई ऐसे आरोपी जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी हैं और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया के करीबी रहे, उनका जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया और बाद में वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो उनका जो बयान है वो बयान निश्चित तौर पे कहा जा सकता है वो परेशानी का सबब बन सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया है और उसी के आधार पर यह पूछताछ का समन भेजा गया है और 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय पर बुलाया गया है। तो आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जो पूछताछ की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कि पूछताछ में आपको शामिल होना होता है और अगर आप पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद दूसरा फिर सम्मन भेजा जाता है। तो 2 बार या 3 बार तक सम्मन भेजा जाता है। उसके बाद भी अगर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तब उसके बाद गिरफ्तारी की भी संभावना बन जाती है। जिस तरह से संजय सिंह के मामले में देखा जाए कि संजय सिंह को कई बार पूछताछ का नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं आ रहे थे, तो उनके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का मामला जो है अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से अब कोर्ट में भी इस चीज को माना गया है कि इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और कहीं कहीं सरकार को एक चूना लगाया गया, तो इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका है और किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई और इस बात को भी माना गया कि किस तरह से इस मामले में दिल्ली सरकार से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रियों की जो भूमिका रही है वो इस मामले में संदिग्ध रही है। और इस मामले में अब तक जिस तरह से मनीष सिसोदिया की अगर बात करें या 13 वो आरोपी जो सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोपी थे, उनसे भी जब इस मामले में पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ये जाना गया कि कई ऐसी मीटिंग्स जो है जो अरविंद केजरीवाल जो है उनके आवास में हुई और अरविंद केजरीवाल के ठीक आवास के बगल में जो एक आवास है उस आवास में जिस तरह से उनके सबसे खास एक ऐसे शख्स को वहां पर रखा गया जो इस मीटिंग को अंजाम देते थे। तो इस तरह के जो आरोप लगे थे और इस मामले पर कई लोगों का जो बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से भी उन तमाम मामलों पर सवाल पूछा जाएगा। और जिस तरह से अभी तक जो सवालों की फहरिस्त जो है वो लगभग तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी आधे घंटे पहले मेरे सूत्र ने इस मामले को कंफर्म किया कि उन्हें पूछताछ के समन भेजा गया है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो अब देखना लाजमी होगा कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो आरोपी होते हैं वो पूछताछ की शुरुआती 1 या 2 प्रक्रिया में समन पे नहीं आते हैं और उसके लिए उचित वो वजह बताते हैं। तो देखना लाजमी होगा कि वो पूछताछ की प्रक्रिया के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे। शुक्रिया शंकर आपका। उधर बड़ी खबर आई रूस से। वहां के देगिस्तान इलाके में इजराइल से एक फ्लाइट के लैंड करते ही वहां के एक एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों के झुंड ने धावा बोल दिया। धावा भी ऐसा कि वो सीधा एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए और वहां के चप्पे चप्पे पर इजराइल से आए यहूदियों को ढूंढने लगे।
बताया गया कि उन लोगों की कोशिश इजराइल की फ्लाइट में आए यहूदियों को निशाना बनाने की थी, क्योंकि वो रनवे पर हर यात्री का पासपोर्ट देख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि वो इजराइल का नागरिक है या नहीं, ताकि रूस के देगिस्तान एयरपोर्ट पर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर इजराइल लिखा दिखते ही फिलिस्तीन के समर्थक उस पर टूट पड़े। जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं, तब से दुनिया में कई जगह इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है, मगर यह पहली बार देखने को मिला जब अपना गुस्सा निकालने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सीधा यहूदियों से हिसाब बराबर करने पहुंच गई और एयरपोर्ट का गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। हुजूम इतना बड़ा और इतना आग बबूला था कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस उसे रोक तक नहीं पाई और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आगे बढ़ गए। एयरपोर्ट में घुसकर फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजराइल से आए उस विमान तक पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। वो इजराइल से आए यहूदियों के खून के प्यासे नजर आए, इसलिए एयरपोर्ट पर जो रास्ता बंद दिखा वहां उन्होंने लातें मार मार कर दरवाजे खोले और आखिरकार रनवे तक पहुंच ही गए। बताया गया कि इजराइल पर भड़की भीड़ ने उसके नागरिकों की पहचान करने के लिए प्लेन से उतरे हर यात्री का पासपोर्ट तक चेक किया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इस वजह से यात्रियों में वापस हवाई जहाज में जाने के लिए भगदड़ मच गई, मगर जब कोई हत्थे नहीं चढ़ा तो बेकाबू भीड़ पुलिस की ही एक गाड़ी पर सारा गुस्सा उतारती नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 150 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई। मगर इससे पहले तक फिलिस्तीन के समर्थक इतना दंगा फसाद कर चुके थे कि एयरपोर्ट को ही बंद करना पड़ गया, ताकि एयरपोर्ट पर भीड़ से निपटने के सभी इंतजाम पुख्ता किए जा सके। बताया गया कि एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन के समर्थकों के साथ हुई भिड़ंत में रूस के 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। रूस का देगिस्तान उसके एकदम दक्षिण में है, जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम, और देगिस्तान की सरकार इजराइल के खिलाफ और गाजा के साथ खड़ी। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरी भीड़ के सिर पर भूत सवार देख वो भी डर गई और उसे लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी और रूस ने एयरपोर्ट बंद करके और 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके भी मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की। मगर रूस के देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इजराइल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इजराइल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इजराइल के बीच आग भड़का सकती है, क्योंकि इजराइल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इजराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजराइल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था, मगर रूस हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं। उसके हमास से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और हमास के नेता रूस का दौरा करते रहे हैं, इसलिए रूस ने हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, जबकि पहला बार हमास नहीं किया था। यहाँ तक कि इस जंग के लिए रूस इजराइल को आड़े हाथ ले चुका है। उसका मानना है कि ये लड़ाई तभी थम सकती है जब फिलिस्तीनियों को उनका देश मिले। उधर तुर्की के हमास और इजराइल जंग में बयानबाजी पर अमेरिका ने नसीहत दे डाली। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री से बात की और इजराइल के खिलाफ हमास के उन हमलों को बर्बर बताया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से बातचीत के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इजराइल पर हुए हमलों को आतंकी हमला बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए चर्चा की गई। साथ ही हमले के दौरान इजराइल से बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा नागरिकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने पर भी जोर दिया गया। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने लोगों की मदद करने के लिए भी तुर्की को सलाह दी, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही तुर्की इजराइल के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है और जंग के बीच तुर्की अब खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली की और एक बार फिर इजराइल पर युद्ध के नियमों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगा दिया और इसके साथ ही इजराइल को युद्ध अपराधी और कब्जा करने वाला बता दिया। इससे कुछ दिन पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक बयान जारी करते हुए हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। एर्दोआन के मुताबिक हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो अपनी जमीन और वहां के लोगों को बचाने के लिए इजराइल की सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इजराइल पर जंग में किसी आतंकी संगठन की तरह काम करने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर तुर्की के समर्थन का भी फायदा उठाने का आरोप लगा दिया और इजराइल का दौरा न करने का भी ऐलान कर दिया था। एर्दोआन के मुताबिक इजराइल जंग में बेगुनाह लोगों पर बम बरसाकर कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ एर्दोआन ने जंग को रोकने के लिए मुस्लिम देशों से मदद मांगी और फिलिस्तीन के लिए मिलकर काम करने की अपील की थी, जिसके बाद कई मुस्लिम देशों ने भी तुर्की के सुर में सुर मिला लिया। तुर्की के हमास के समर्थन में दिए गए बयान के बाद कतर ने भी इजराइल से गाजा पर अपने हमलों को रोकने की मांग की थी और सख्त रुख अपनाते हुए इजराइल पर गाजा में लोगों को परेशान करने का आरोप लगा दिया था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल को चेतावनी दे दी थी कि किसी के पास भी लोगों की हत्या करने का अधिकार नहीं है
और न ही किसी इलाके में घेरेबंदी कर वहां ईंधन की सप्लाई और खाने पीने जैसे जरूरी सामान रोकने का हक है। 18 अक्टूबर को इजराइल दौरे पर पहुंचे बाइडेन का कार्यक्रम जॉर्डन में एक बैठक में शामिल होने का था। उस बैठक में मिस्र और जॉर्डन के अलावा फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचने वाले थे, लेकिन आखिरी पलों में इन तीनों मुस्लिम देशों ने बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ सऊदी अरब के दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को भी अपमान का सामना करना पड़ा। खबरें आई कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए उन्हें 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करवाया गया। लेकिन नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान देकर दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है, जिसने नेटो के दूसरे सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। भले ही अमेरिका नेटो में खुद को ताकतवर देश मानता हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में तुर्की अपनी चाल बदलकर अमेरिका को टक्कर देने में जुट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की रूस का मददगार बन गया था, जबकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ जंग में भी तुर्की हमास का समर्थन कर दुनिया के सामने अपनी साख और मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए उसने जंग के दौरान इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल से निपटने के लिए अपनी तैयारी का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ ही तुर्की दुनिया के कई मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में जुट गया और उन देशों से गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने की अपील की। जिसके बाद जॉर्डन, मिस्र और सीरिया जैसे देशों ने इजराइल को खुली चुनौती दे दी और साफ संदेश दे दिया कि गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि ईरान तो पहले से ही जंग में इजराइल का खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने गाजा पर हमलों के खिलाफ इजराइल को इसका खमियाजा भुगतने की धमकी दी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने अमेरिका पर भी हमला बोला और चेतावनी दे दी कि अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के नागरिकों का नरसंहार जारी रखेगी तो इसकी आग से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों की हत्या कर रही है, जबकि इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने तो बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बंद करने की धमकी दे दी। और ऐसे में अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर है। और यही वजह रही कि इजराइल के खिलाफ जंग में कई मुस्लिम देशों ने उसका समर्थन कर दिया। मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ अमेरिका के विरोध में भी मोर्चा खोल दिया। कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम देशों में तुर्की को सबसे ताकतवर बताया गया था। सर्वे में करीब 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें दूसरे नंबर पर मिस्र जबकि तीसरे नंबर पर ईरान को शामिल किया गया था। और ऐसा पहली बार नहीं जब तुर्की ने दुनिया के किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी हो, क्योंकि पिछले साल तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाने के मामले में भी तुर्की ने अपनी बात रखी थी और लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी को गैर इस्लामी बताया था। इस बीच आतंकी संगठन ISIS ने अपनी पत्रिका के जरिए चरमपंथी संगठन हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अपनी पत्रिका में ISIS ने अपने आतंकियों से दुनिया भर में यहूदी नागरिकों पर हमले करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इजराइल और उसके सहयोगी देशों में इजराइल के दूतावासों पर हमले करने के भी निर्देश दिए। और आतंकी संगठन ISIS ने हमले का यह निर्देश अपनी साप्ताहिक पत्रिका के जरिए दिया। उस पत्रिका में ISIS ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों को निशाना बनाया जाए। यही नहीं, ISIS की उस पत्रिका में इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के दूतावासों पर हमले करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत समेत कुछ और देशों में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया। और खबर है कि ISIS के निर्देश के बाद इजराइल के समर्थक देशों ने दुनिया भर में अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि ISIS के संभावित हमले के खतरे से बचा जा सके। इजराइल को समर्थन देने वाले कई देश हमास को आतंकी संगठन का दर्जा दे चुके हैं। यानी इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका का नया दुश्मन आतंकी संगठन ISIS सामने आ गया। इससे पहले जंग में हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही अमेरिका के खिलाफ पहले से ही खड़े हैं। लेकिन अब आतंकी संगठन ISIS हमास का सीधा समर्थन कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपनी साप्ताहिक पत्रिका में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके बयानों के बाद गाजा में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले तेज किए गए। ISIS के मुताबिक इसीलिए वो जंग के इस मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसके बाद अब अमेरिका को इजराइल की मदद करने के दौरान चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों, लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और ISIS के आतंकियों से मोर्चा लेना पड़ेगा। हमास को अमेरिका पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। आतंकी संगठन ISIS के हमास का समर्थन करने की एक वजह यह भी मानी जा रही है। और इससे पहले सीरिया और इराक में आतंकी संगठन ISIS से अमेरिका कई साल से जंग लड़ रहा है। इन दोनों देशों में अमेरिकी सेना के सैकड़ों सैनिक ISIS के आतंकियों के खात्मे में कई साल से जुटे हैं।
और यही नहीं, आईएसआईएस के सफाए के लिए अमेरिका ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसमें करीब 86 देश शामिल थे। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के इस संगठन का हिस्सा नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं। और जब से ये संगठन बना तब से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेजी से लड़ी जा रही है। अमेरिका सिर्फ आईएसआईएस को सैन्य तौर पर ही नहीं बल्कि उसकी फंडिंग और प्रोपेगेंडा को भी रोकता है। यही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी लड़ाई में अमेरिका के सैनिक 3 तरह की रणनीतियों को अंजाम देते हैं। पहली ये कि स्थानीय सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस के नेताओं की निगरानी करना, दूसरी आईएसआईएस के आतंकियों को हिरासत में लेना और तीसरी बच्चों को आईएसआईएस के प्रभाव में आकर कट्टर बनने से रोकना। यानी अमेरिका जिस आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे की जंग लड़ रहा है वो बहुत ही खूंखार है। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में आईएसआईएस की क्रूरता और बेरहमी की खबरें सुर्खियां बनती थी और इसलिए आतंकी संगठन आईएसआईएस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका ने जोर लगा दिया। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। अप्रैल 2013 में इसे बनाया गया था जिसने दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। आतंकी संगठन आईएसआईएस में बाद में बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो गए। आईएसआईएस के लड़ाकों का मकसद इराक और सीरिया के सुन्नी बहुल इलाकों को मिलाकर एक इस्लामिक देश बनाना है और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए आईएसआईएस के लड़ाके क्रूरता की हदें पार कर देते हैं। यही नहीं, आईएसआईएस ये भी दावा करता है कि उसके आतंकी सीरिया और इराक के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों तक फैले हैं। इसके अलावा आईएसआईएस अमेरिका और अरब देशों से भी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने का दावा करता है। उधर इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में भी हालात बिगड़ने लगे। इजरायल की सेना ने वहां रात भर छापेमारी की जिसके बाद वहां इजरायल की सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल की सेना के टैंक और बुलडोजर सड़कों पर नजर आए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक छापेमारी के दौरान इजरायली सेना की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में एक साथ धावा बोल दिया, जबकि इजरायल की वायुसेना ने हवाई हमला कर जनीन कैंप के एक हिस्से को निशाना बनाया। जिसके बाद वहां रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले कई फिलिस्तीनी नागरिक सड़कों पर जमा हो गए और उन्होंने इजरायली सेना की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में की गई एयर स्ट्राइक में इजरायल की सेना के खिलाफ काम करने वाली जनीन ब्रिगेड के प्रमुख को मार गिराया। ये ब्रिगेड जनीन शरणार्थी कैंप में रहकर ही इजरायल के सैनिकों को निशाना बनाती है और आरोप है कि इसके लिए जनीन ब्रिगेड का मुखिया शरणार्थी कैंप में रहने वाले फिलिस्तीन के लोगों का ही इस्तेमाल करता था। इजरायल के खिलाफ जनीन ब्रिगेड को गाजा में बैठे चरमपंथी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने खड़ा किया था ताकि वो इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायल की सेना पर बड़े हमलों को अंजाम दे सके। इजरायल के मुताबिक इसी जनीन ब्रिगेड के मुखिया पर उसकी कई दिनों से नजर थी और जैसे ही इसका पता इजरायल को लगा उसकी सेना तुरंत एक्शन में आ गई, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर जनीन ब्रिगेड के प्रमुख को मार गिराया। जनीन कैंप इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में है जहां 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं और उसी इलाके में मौजूद जनीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। उधर इजरायल की सेना ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान उनकी सेना ने हथियारों से लैस फिलिस्तीन के 4 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ इजरायली सेना की झड़प में कई लोग घायल हो गए। लेकिन फिलिस्तीन ने इजरायल की तरफ से जारी किए गए इस बयान को सिरे से नकार दिया। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में छापेमारी के दौरान रेफ्यूजी कैंप में रह रहे 4 फिलिस्तीनी नागरिकों को मार गिराया, जबकि कई लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, क्योंकि आरोप है कि उत्तरी वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंप में सालों से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन के लड़ाके छिपकर रह रहे हैं, जो आए दिन इजरायल की सेना से उलझते रहते हैं। और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ गए। गाजा पर बम बरसाने के साथ ही इजरायल पर वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में भी हमले के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पहले से ही उन इलाकों में है जहां हमास के लड़ाके सक्रिय हैं, जबकि इस पर इजरायल का कब्जा है। लेकिन वेस्ट बैंक में 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप हैं जहां फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, जो खुलकर इजरायल की पुलिस और सेना से उलझते हैं, क्योंकि वो वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा नहीं चाहते, जबकि 1967 के युद्ध में इजरायल की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले यह जॉर्डन के पास था और जॉर्डन नदी के वेस्ट यानी पश्चिम में था, इसीलिए इस इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है, जिस पर इजरायल का कब्जा तो है, लेकिन फिलिस्तीन के नागरिकों के शरणार्थी कैंपों की वजह से अशांति भी है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ हैं। यही नहीं, हमास के लड़ाके जॉर्डन के रास्ते वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े में जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ है, जिससे इजरायल की मुश्किल बढ़ जाती है। इधर शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही, जिससे सेंसेक्स 329 अंक उछलकर बंद हुआ। हालांकि इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा।
जबकि एफएमसीजी और ऑटो के शेयरों में भी गिरावट रही। लेकिन पावर, बैंक और रियल्टी के शेयरों में तेजी देखी गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 329 अंकों की तेजी के साथ 64,112 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी 93 अंक बढ़कर 19,140 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल की लेफ्ट सरकार पर बड़ा हमला बोला। जेपी नड्डा ने केरल की पी विजयन सरकार पर कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। Vijayan government is soft towards the radical forces. I said that they are soft. They are trying to cover. They are trying to mislead the people of Kerala. And at the same time, the radical forces are on increase. आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। 100 बात की एक बात कही फराज ने, किसी खंजर, किसी तलवार को तकलीफ न दो, मरने वाला तो फकत बात से मर जाएगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।